अच्छा, तो सबसे पहले कोडी रोड्स की सिचुएशन से शुरुआत कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि उनका वो जो इंजरी है वो अब तो पता ही चल गया होगा वैसे कि वो रियल ही है, अभी उसके ऊपर क्यों बार बार अटैक हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर वो इंजर्ड है तो उसको मार कैसे नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी स्टोरीज के ऊपर कोडी रोड्स ने प्रोग्रेशन दिखाई है अपनी इंजरी के और बुरी से बुरी होने की। आप शुरुआत में देख सकते हो यहाँ पर हल्का सा स्पॉट आया है वो जो मसल के टीयर होने का है। उसके बाद आप अगली फोटो में देख सकते हो ये स्कार और ये जो निशान है, स्कार तो नहीं, जो भी बोलेंगे इसको, धब्बा निशान, ये और बढ़ते जा रहा है और बढ़ते 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 उसके बाद हम लोगों ने हेल इन सेल के अंदर देखा कि उनकी जो सिचुएशन है वो कैसी थी। तो आई थिंक अब इससे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो रियली है भाई, उसके ऊपर कोई आपको ऐसा डाउट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये सोचा जाए कि अगर कोई बंदा इंजर्ड है तो उसके उसी जगह पे WWE बार बार ठुकाई क्यों करवा रही है। मतलब हमने हेल इन सेल के अंदर भी देखा था कि सेथ रॉलिंस ने बजाया था उसी जगह पे और फिर मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी उसी के ऊपर। तो क्या पता कोई ऐसा तरीका होता हो कि अगर हम उसको मारें तो ना लगती हो। मैं अपना यहाँ पे सिली सा दिमाग लगा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे की कहानी मुझे भी सही में समझ में नहीं आ रही कि अगर वो चीज़ पहले से ही बेकार है तो उसको क्यों बेकार कर रहे हैं। या तो फिर सेथ रॉलिंस ऐसा अटैक कर रहे थे कि देखने में वो लग रहा है कि सच में अटैक हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में बस वो सहला रहे होंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो पता नहीं ये क्या था, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन था कि बहुत सारे लोगों को ये बिलीव होने लगा कि नहीं इंजरी रियल होती तो फिर वहां पे थोड़ी अटैक करवाते बार बार, क्योंकि वो अटैक तो साफ दिख रहे हैं कि बिलीवेबल है कि एक्चुअल में लग रही है। तो आई थिंक ये हो सकता है थोड़ा सा रिस्क लेने वाली चीज़ हो, बट WWE में किसी एक स्टोर लाइन को और बेटर दिखाने के लिए और ज़्यादा रियलिटी वहाँ पे लाने के लिए ये एंगल ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया करता है और इस एंगल के अंदर भी इसने किया। अब बात करते हैं कोडी रोड्स की, उनका क्या स्टेटस है। तो भैया अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 महीने का टाइम लगने वाला है कोडी रोड्स को इन सारी चीज़ों से रिकवर होने में। रिसेंटली ट्रिपल एच को भी आपको पता ये हुआ था तो उनको 5 महीने लगे थे। जॉन सीना ने भी एक बार इसी चीज़ से सफ़र किया था और वो 4 महीने वापस आ गए थे। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडी रिकवरी थी उनकी, यूजुअली वैसा होता नहीं है। लेकिन कोडी रोड्स के केस में आप लोग 6 महीने तो एक्सपेक्ट कर लो कि हाँ 4, चलो अगर बिल्कुल ही अच्छा सोचना है बहुत पॉजिटिव तो 4 महीने मान लो। लेकिन ये कहते हैं कि जो बेंच प्रेस वाली एक्सरसाइज है ना उसको भी 6 महीने के बाद डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं भैया कोडी रोड्स फिट हुए और उनको सिर्फ आके खड़े हो जाना, उनको रेसल करना है, तो उसके लिए उनको और ज़्यादा रिकवरी टाइम अच्छा चाहिए होगा। जहाँ तक बात है उनकी सर्जरी की, तो इस थर्सडे को जो है कोडी रोड्स की सर्जरी हो जाएगी। तो ये कोडी रोड्स के बारे में पूरी अपडेट है और हम होप ही ये करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। अभी WWE के उनको लेकर बहुत मेजर प्लान्स हो सकते थे, लेकिन इंजरी की वजह से जो है सारे चीज़ों पे पानी फिर गया। बॉबी लैशली की बात करते हैं तो भैया समझ लो बॉबी लैशली को एक बहुत तगड़ा वाला पुश मिलने वाला है और उसके पीछे रीजन कोडी रोड्स का WWE से गायब हो जाना है। क्योंकि कोडी रोड्स अब तक WWE के अंदर जो है रॉ ब्रांड के ऊपर एक बड़े बेफेस सुपरस्टार था, बेफेस सुपरस्टार की WWE के पास कमी है, तो इसलिए आप बॉबी लैशली को देख सकते हो कि वो जो है तगड़े पुश के ऊपर आ जाएं। अभी रोमन रेंज को क्या वो चैलेंज कर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि मनी इन द बैंक के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है डिटेल्स, लेकिन समर स्लैम के अंदर तो रोमन रेंज को कम्पीट करना ही है। अब ये नहीं कह सकते कि बॉबी लैशली बहुत 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 तगड़े कोई अपोनेंट है अगर हम रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के मैचअप की बात करें उससे कंपेयर करें। बट हाँ, बॉबी लैशली और रोमन रेंज की पहले राइवलरी हो चुकी है, बट वो डिफरेंट टाइम की थी, डिफरेंट कैरेक्टर्स की थी। यहाँ पर चीजें बिल्कुल चेंज है, तो क्या पता समर स्लैम के अंदर बॉबी लैशली और रोमन रेंज का मैच हो जाए, या फिर इवन अगर WWE के कुछ बुद्धि सही दिमाग पे आती है तो क्या पता मनी इन द बैंक के अंदर भी कम्पीट कर लें वो। तो इस तरीके से बॉबी लैशली तगड़े पुश के ऊपर है। बाकी रैंडी ओटन भी शायद इंजर्ड हैं, इस वजह से वो टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे, ऐसा कुछ डर्ट शीट्स का कहना है। बाकी अगर रैंडी ओटन के बारे में कुछ और चीज़ पता चलेगी तो डेफिनेटली वो तो मैं आपके साथ चैनल के ऊपर शेयर कर ही दूंगा। अब एज की बात कर लेते हैं कि एज के साथ हुआ क्या। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनको धोखा मिला क्यों फिन बैलर, रिया रिप्ली और डेविड पीस ने उनकी ठुकाई कर दी। तो सबसे पहले तो यह है कि WWE का पहले से ऐसा कुछ ज्यादा प्लान नहीं था कि एज को इस तरीके से फैक्शन से उड़ाना है, बल्कि जो मेजर रीजन आ रहा है, जो कुछ रूमर्स आ रहे थे कि WWE को एक बेफेस चाहिए रॉ ब्रांड के ऊपर, वो बात काफी हद तक सच है, लेकिन वही सिर्फ एक रीजन नहीं है। और ऐसा है नहीं कि एज इंजर्ड है, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। एज को थोड़े टाइम के लिए WWE ने अभी ब्रेक दे दिया है, वो आपको कुछ टाइम तक टेलीविजन पर नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन फिर एज गायब क्यों हुए, तो गाइस जजमेंट डे को लेकर रिपोर्ट्स ये हैं कि ये एक ऐसी फैक्शन होने वाली है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होंगी। अच्छा, इसको बहुत इजी कर देते हैं, अंडरटेकर के पास नहीं थी शक्तियां, ऐसे बिजली खड़का देते थे, गायब हो जाते थे, जिंदा होके मतलब मर के जिंदा हो जाते थे, वो सारी चीजें हाँ उस लेवल की नहीं होने वाली, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसे सुपर पावर्स टाइप की इस फैक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। ये एक चीज है, एंड पॉसिबली ये भी एक रीजन हो सकता है कि एज इस वाले फैक्शन से बाहर आए हैं, शायद वो इस चीज के साथ सूट ना कर रहे हो। तो ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है कि WWE ने क्यों कर दिया।
बहुत सारे मल्टीपल रीजन है, जैसे कि बेफेस डब्ल्यूडब्ल्यू को एज को बनाना था, ऊपर से अब इस जजमेंट डे वाले ग्रुप को लेकर, फैक्शन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू के बिल्कुल अलग ही प्लान्स हो गए थे, जो शुरुआत में थे वैसे से बिल्कुल चेंज हो गए। तो एज यहाँ पर एक सही फिट नहीं हुए और फिन बैलर को जो है लीडर बनाना था, फैक्शन को ज्वाइन करवाना था, और इस वजह से जो है हम लोगों ने सारा कांड देखा। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू को ये तो पता था कि कितना शॉकिंग एलिमेंट हो सकता है फैंस के लिए, और वो था भी। मैं कह सकता हूँ इतने कुछ टाइम में एक लेजिट शॉक अगर डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से हमको कोई मिला हो तो वो इस फैक्शन के अंदर था, जब डेविड पीस ने धो दिया। हंसी तो मुझे याद है कि तीनों ने धोया, रिया रिप्ली ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो एज जो इतना नेता बना था भाई, एक सेकंड में उसकी जो है ऐसी की तैसी हो गई। अब शायद भी जब टेलीविजन के ऊपर आएंगे तो उनको अच्छी तरीके से बेफेस सुपरस्टार के तौर पर क्राउड जो है रिसीव कर सकते हैं। आई थिंक करेंगे ही। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा फायदा हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू को, क्योंकि जो हेल इन अ सेल से पहले की रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.496 मिलियन व्यूअर्स, यानी कि 5 मिलियन से भी नीचे। लेकिन इस हफ्ते की ये बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन हिट करने को आ गए, क्योंकि रॉकी व्यूअरशिप आई 1.872 मिलियन व्यूअर्स। और आई थिंक इसके पीछे रीजन हो सकता है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का मैच, क्योंकि वो जो चीज़ हुई थी कोडी रोड्स के साथ में, उसके बाद उन्होंने खुद से कहा था कि अब वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर आएंगे, और इवन डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवर्टाइज भी किया था कि हाँ वो सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे। तो आई थिंक उस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को फायदा हुआ है। बाकी अगर शो तो बढ़िया था रॉ का, मतलब शॉकिंग भी थी रॉ और अच्छा भी था शो। आई होप ऐसे ही शोज हमको आने वाले टाइम में अब देखने को मिलते रहें। रोमन रेंज की बात करते हैं तो अभी आपको पता ही है रिसेंटली रिडल ने क्या कहा कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। इवन उन्होंने बैक स्टेज से भी कॉल आउट किया रोमन रेंज को। तो इसके ऊपर पॉल हिमन ने रोमन रेंज की तरफ से एक थ्रेट पहुंचा दिया रिडल के पास। उन्होंने यहाँ पर कहा कि भैया दोज हु रिबेल अगेंस्ट द ट्राइबल चीफ ऑन द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी रन द रिस्क एट देयर ओन पेरिल ऑफ रोमन रेंज डीलिंग विद देम पर्सनली। मतलब कि अगर तुम ये पंगा ले रहे हो रोमन रेंज के साथ उलझने का, तो भैया उसके साथ तुम्हें जो है मतलब तुम्हारे साथ रिस्क होगा उसके साथ पर्सनली डील करने का। और रोमन रेंज किस तरीके से डील करते हैं ये बात पॉल हेमन ऐसा समझ रहे हैं कि हमको पता ही है, हमको पता भी है रोमन रेंज के साथ उलझने का क्या परिणाम, क्या नतीजा होता है। तो रिडल यहाँ पर बोल तो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। अब क्या ये चीज़ होने वाली है, रिडल और रोमन रेंज की फ्यूड इतनी ज़्यादा टीज करें तो हो भी सकती है। और मनी इन द बैंक के अंदर यार कुछ नहीं है तो रिडल और रोमन रेंज ही करवा दो यार। रिडल और रोमन रेंज की केमिस्ट्री कितनी बढ़िया हो सकती है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ रोमन रेंज के सामने रिडल के प्रोमोज कितने कमाल के होंगे और रोमन रेंज के उसके ऊपर रिएक्शंस कैसे होंगे। आई थिंक वो गोल्ड सेगमेंट्स हो सकते हैं अगर डब्ल्यूडब्ल्यू से करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बहुत रिडल कोई चैंपियनशिप जीत जाएंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं, वो नहीं होगा। बट ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। बट क्या डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी विंस मैकमैन के अगर थोड़े से अगर हम मतलब फैंस के ऊपर कृपा करें तो शायद वो चीज़ हो सकती है। अब किस तरीके से फिन बैलर ने रिएक्ट किया है जजमेंट डे में एज को निकाल फेंकने के बाद, आप लोग सिंपली ये वाली पिक्चर देख सकते हो जो कि पोस्ट करी है फिन बैलर ने। और भाई क्या बुरी तरीके से छेड़ा उन्होंने एज को और लिखा है हु स्माइलिंग नाउ, मतलब अब बताओ आप कौन हंस रहा है। तो ये क्रॉस फेस वाला एज नहीं पॉपुलर किया था, वो ऐसे स्टील चेयर से तोड़ के वो ऐसे फंसाने का, तो वही चीज़ फिन बैलर ने भी यहाँ पर करी है। वैसे क्या गेम खेल लिया ना एज के साथ में फिन बैलर, दूसरा बंदा आके गुट को मतलब उनके फैक्शन को गुट मतलब फैक्शन को हिंदी में गुट बोलते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ अभी अलग अलग ही मतलब निकाल लेते हैं मेरी हिंदी लैंग्वेज का। तो बस यही है, ये जो है एज फिन बैलर का रिएक्शन था जजमेंट डे में बिखराव लाने के बाद, उसको फिर से जोड़ने के बाद और लीडर बनने के बाद में। जॉन सीना के बारे में आपको पता ही है 27 जून का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला, अभी जॉन सीना के बारे में और बात करेंगे, लेकिन पहले इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि वहाँ की जो टिकट सेल्स है वो कैसी चल रही है। तो इस समय जो करंट कैपेसिटी है वो सिर्फ 5,500 है एंड आई थिंक अभी कैपेसिटी और ओपन होगी क्योंकि 5,500 लोग सिर्फ रॉ को देखने डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी कुछ सोच समझ के उस वाली जगह को चुना होगा ना जॉन सीना के रिटर्न के लिए। तो वहाँ पर कुछ अच्छा तो सीन डब्ल्यूडब्ल्यू बैठाना चाहेगी, जहाँ पर अभी अवेलेबल टिकट्स हैं 1800 और ऑलरेडी 3,500 टिकट जो है बिक चुकी हैं। मेरे ख्याल से ये मंडे नाइट रॉ तो अच्छी तरीके से सोल्ड आउट होने वाली है, कोई शक ही नहीं है इसमें। जितनी भी टिकट्स होंगी सारे के सारे जो फैंस है वो इसको आराम से खरीद लेंगे, क्योंकि खरीदना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि जॉन सीना आ रहे हैं इतने टाइम बाद देखने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए 3,500 टिकट बिक चुकी हैं, अभी 5,500 जो है टोटल हैं। आई थिंक इसकी कैपेसिटी अभी डब्ल्यूडब्ल्यू और ज़्यादा खोलने वाली है। अपोलो क्रूज की बात करते हैं तो अभी मेन रोस्टर से वो एनएक्सटी के ऊपर जा चुके हैं। तो होता क्या है कि ब्रॉन ब्रेकर जो है एनएक्सटी के अंदर चैंपियन है, तो वो एक तरीके से चैलेंज करते हैं कि हाँ भैया जिसमें भी दम है वो आ जाए। तो अपोलो क्रूज ने यहाँ पर आकर उनको चैलेंज किया है और क्लियरली लग रहा है कि इन फ्यूचर इनके बीच जो है अब हमको यहाँ से प्रोग्राम देखने को मिलने वाला है। और ये अपोलो क्रूज लग रहा है रीपैकेज होकर आए, क्योंकि जिस तरीके से मेन रोस्टर के ऊपर थे उससे यहाँ पर मामला थोड़ा सा डिफरेंट है और क्राउड ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिएक्शन दिया जब अपोलो क्रूज यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो ये एक नई राइवलरी है जो कि एनएक्सटी के ऊपर ऐसे अब चलने वाली है एंड इसमें लग रहा है कि फैंस जो है इन्वेस्टेड हैं। हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं और जॉन सीना को लेकर। अब देखो जॉन सीना का रिटर्न हो रहा है 27 जून को। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अगर वो आ रहे हैं तो क्या होने वाला है, क्योंकि ना वो मनी इन द बैंक के बाद आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मनी इन द बैंक से पहले,
बट देखा यह जाए कि मनी इन द बैंक में क्या जॉन सीना का फिर कोई मैच होगा, क्योंकि अगर WWE को समर स्लैम के अंदर कंपीट करवाना होता जॉन सीना को सिर्फ, तो वो मनी इन द बैंक के बाद के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में उनको लेकर आते हैं। लेकिन WWE ने मंडे नाइट रॉ के मनी इन द बैंक से पहले वाले रॉ के एपिसोड में जॉन सीना को रिटर्न करने के लिए एडवर्टाइज किया हुआ है। इससे हम लोग यहाँ पर एक हिंट मान सकते हैं WWE का कि शायद जॉन सीना 2 मैचेस के अंदर कंपीट कर सकते हैं। पहला होगा मनी इन द बैंक और उसके बाद एटलीस्ट 2 मैचेस हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए किसको पता भी यहाँ पर क्या प्लान्स हैं। लेकिन मनी इन द बैंक से पहले जॉन सीना का आना कहीं ना कहीं इस बात को हिंट करता है कि पॉसिबली वो मनी इन द बैंक के अंदर भी कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली WWE क्या करती है, किसी प्रीमियम लाइव इवेंट, किसी पेपर व्यू के बाद वाले शो में जस्ट किसी बड़े रिटर्न को करती है, फिर उसके बाद जो अगला पेपर व्यू होता है उसके लिए वो कंपीट करता है। लेकिन यहाँ पर WWE ने डिफरेंट डायरेक्शन चुनी है। उन्होंने पेपर व्यू से पहले, जहां पर अभी चांसेस कम लग रहे हैं जॉन सीना की कंपीट करने के लिए, वहां पर उनको एडवर्टाइज किया हुआ है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है। वैसे मनी इन द बैंक ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है, तो WWE को कुछ ऐसा खास करने की जरूरत नहीं है। तो WWE को लगा क्या ही करें भाई। लेकिन हाँ, स्टोरी लाइन को बढ़िया बनाने के लिए हो सकता है जॉन सीना मनी इन द बैंक के अंदर कंपीट करें। और आपको पता ही है, रूमर्स आ रहे हैं थियरी के साथ उनके मैच के लिए, इवन काफी कुछ टाइम पहले एज को लेकर भी आए थे। तो सिचुएशन यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। बट हाँ, चांसेस हैं कि मनी इन द बैंक के अंदर जॉन सीना कंपीट करें, क्योंकि वो रिटर्न कर रहे हैं मनी इन द बैंक से पहले के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। खैर, आज की वीडियो ये तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।